Hey there, I am your friend and teacher Dhrumil. This is the second part of our chapter number 1, Chemical Reaction and Equation. And अगर आपने चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पुट डाउन कर दूंगा. In this video, we are going to cover two topics from this chapter, and that is how to balance the chemical equation and how we can make it more informative. And इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस है जो मैं एंड में ही शेयर करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. But a small request to all of you that please take out your pen and paper to note down some important topics or important points from this lecture. So let's start with the first point, that is how to balance chemical equation. Now आपको एक इक्वेशन स्क्रीन पर दिख रहा होगा. यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो इक्वेशन आपको दिख रहा है वहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए, कुछ इनकन्वीनियंट लग रहा है. वीडियो को पॉज करके ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ इनकन्वीनियंट लग रहा है कि नहीं. चलिए एक हिंट दे देता हूं. काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. ठीक है, अगर आपको पता चल गया है तो दैट इज वेरी गुड, बट अगर नहीं पता चला तो आइए चलो पता करते हैं. देखिए यहां पे आप अगर कंपेयर करते हो दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन के एटम को तो देखोगे कि रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही एटम है. एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज आपने अपने लोअर ग्रेड्स में स्टडी किया होगा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए वी विल बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. बट बैलेंस इक्वेशन का एक सिंपल मीनिंग यही होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल. एक बैलेंस्ड इक्वेशन का सिंपल उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, जहां पर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इज प्रोड्यूसिंग जिंक सल्फेट एंड रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस. अगर आप यहाँ पे चारों एलिमेंट जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन के एटम्स को कंपेयर करो बोथ ऑफ द साइड के लिए तो दोनों सेम मिलेंगे, और इसी को कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन. और इसको ही ध्यान में रखते हुए हम ट्राई करेंगे इक्वेशंस जो अनबैलेंस्ड होते हैं उनको. लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है, नोट डाउन करनी है कि आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब बैलेंस करते हैं तो हम सिर्फ सिंबल्स या तो इक्वेशन को नंबर से 2, 3, 4, 5 एज पर द रिक्वायरमेंट हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड साथ में ही एक और चीज जो आपको नोट डाउन करनी जरूरी है, दैट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ये सारे डायएटॉमिक सब्सटेंस है and other elements are called as the monoatomic substance. So let's start balancing the chemical equation with one easy example, and the question is that hydrogen is burning in presence of oxygen and producing the water. The equation is H2 plus O2 gives you H2O. अब अगर यहाँ पे आप कंपेयर करो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स को रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, तो आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ 2-2 है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड देयर इज ओनली 1 एटम. सो हाउ वी कैन मेक इट बैलेंस्ड इक्वेशन? हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट साइड दैट इज H2O by 2. सो द प्रोडक्ट साइड हमें क्या मिलेगा, 2H2O, यानी कि ऑक्सीजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस्ड हो गए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2H2 यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए. सो हमें अब रिएक्टेंट साइड भी बैलेंस करना पड़ेगा. सो वी विल मल्टीप्लाई द हाइड्रोजन एटम बाय 2. सो इट विल बी 2H2 plus O2 gives you 2H2O. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम बैलेंस्ड है. नाउ लेट्स टेक another example, and this example is from your textbook, that is nitric acid reacting with calcium hydroxide to produce the calcium nitrate and release some water at the same time. अगर आप यहाँ पे ध्यान से जो चेंज है वो हमें दिख रहा है सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे 5 एटम है एंड प्रोडक्ट साइड पे 7 एटम है, एंड हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 3 एटम है एंड प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट साइड. हम क्या करेंगे, जो H2O है उस H2O को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे 8.
ओनली फॉर प्रोडक्ट साइड. सो अब हमें बैलेंस करना है रिएक्टेंट साइड, जहां हम क्या करेंगे, HNO3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन के एटम 4 है एंड ऑक्सीजन के 8 है. दोनों तरफ both of the elements have the same number of atoms and this is called as the balanced equation. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आपको इक्वेशन बैलेंस मिल जाएगा. यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट नंबर्स एज पर द रिक्वायरमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टर साइड आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े. जस्ट चेक कीजिए कि कौन सा नंबर वहां पे फिट बैठ रहा है and you will get the answer. Now, here is one question that हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लेकिन क्या मैं इस इक्वेशन से पता लगा सकता हूं कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनका स्टेट कौन सा है, मतलब कि लिक्विड है या गैस है या तो सॉलिड स्टेट में है? आई कैन नॉट से दैट. सो इट लीड्स टू अवर सेकंड टॉपिक, that is how can we make our chemical equation more informative. So इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं. The number one way is to denote the state of the matter. हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस कौन से स्टेट में है वो इक्वेशन में हम डिनोट कर सकते हैं. सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G एंड एक्वेशियस विच इज वाटर सॉल्यूशन जिसके लिए हम AQ. और इस सब डिनोशन को हम सिर्फ स्मॉल लेटर्स में ही लिख सकते हैं. So here is an example that iron is reacting with water, giving us iron oxide and releasing the hydrogen gas. इस इक्वेशन के अंदर आप देखो, आयन के साइड में राइट साइड पे S, वाटर के साइड में G, आयन ऑक्साइड के साइड में S एंड हाइड्रोजन के साइड में G. So इस इक्वेशन से मुझे ये पता लग सकता है that is iron and iron oxide is in the form of solid and H2O which is in the form of gas, यानी कि steam and hydrogen is in the form of gas. तो इस इक्वेशन से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन has become more informative, right? Now the second way is to denote the conditions, that is temperature है, प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं, कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है कि नहीं. इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन अंडर 340 एटमॉस्फेरिक, जिसका केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह हो सकता है कि CO plus H2 2H2 gives us CH3OH. अब इस कंडीशन को हम एरो के अबो या तो बिलो लिख सकते हैं, दैट इज 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर टेम्परेचर डिनोट किया गया है कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन, हम वो भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर एक कैटलिस्ट जो है क्लोरोफिल, जिसके प्रेजेंस में प्लांट ग्लूकोज को बनाते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये इक्वेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां पर स्टेट भी दिखाए हुए हैं, देन कैटलिस्ट भी बताया हुआ है, कंडीशंस भी मेंशन की है. तो ये जो एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का, इट इज द परफेक्ट केमिकल इक्वेशन, क्योंकि वहां पर तीनों कंडीशन फुलफिल है. नंबर 1 बैलेंस भी है, नंबर 2 स्टेट्स भी मेंशन किए हुए हैं, नंबर 3 कंडीशंस भी मेंशन की है. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट? सो हियर आवर लेक्चर एंड्स एंड हियर इज वन होमवर्क फॉर यू. आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, उनको आपको बैलेंस करना है आज ही, राइट? सो नाउ अब बोनस को डिक्लेयर करता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की है. जाइए, मुझे फॉलो कीजिए. मैं डेली इंस्टाग्राम पे एवरीडे 7 o'clock मॉर्निंग में 7 o'clock एक वर्ड अपलोड करता हूँ मेरी स्टोरीज में. सो यू कैन इंक्रीज योर वोकेबुलरी बाय फॉलोइंग मी. And if you have any question regarding to this lecture, you can comment down below. See you soon. Till then, be curious about science.